नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे सोवियत चाइना युद्ध के बारे में। इसे साइनो सोवियत बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर भी कहा जाता है। जिस तरह से वर्तमान में भारत चीन सीमा पे आए दिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प और मुठभेड़ हुआ करती है, इससे भी बुरा हाल 1969 में सोवियत यूनियन और चीन की सीमा का था। चलिए इस पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानते हैं। वर्ष 1922 ईस्वी में रूस, बेलारूस, यूक्रेन और ट्रांस कॉकसस देश ने मिलकर सोवियत यूनियन की स्थापना की थी। सोवियत संघ दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश बना। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। यह भी एक कम्युनिस्ट देश था। शुरुआत में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे थे। असल में चीन एक कम्युनिस्ट देश बना सोवियत संघ की मदद से ही। द्वितीय विश्व युद्ध में चीन के मंचूरिया, नानचिंग सहित कई अन्य क्षेत्रों पर जापान का अधिकार था। 1945 में जर्मनी को हराने के बाद सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद सोवियत यूनियन जापानी सेना को पीछे धकेलते हुए मंचूरिया और नानजिंग पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद चीन में तुरंत बाद ही नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सोवियत यूनियन चीन में जीते हुए अपने सभी क्षेत्र सभी एरिया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सौंप देता है। इसके अलावा सोवियत यूनियन भारी मात्रा में वेपन्स और एम्यूनिशन भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को देता है और इस तरह से सोवियत यूनियन से मिली मदद के कारण ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चीन में सिविल वॉर को जीत जाती है और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है, जिसे हम लोग आज चीन कहते हैं। 1950 ईस्वी में सोवियत यूनियन और चीन के बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होती है। सोवियत यूनियन टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीके से चीन की बहुत ज़्यादा मदद करता है। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव बनते हैं। निकिता क्रुश्चेव स्टालिन के बनाए हुए नीतियों को बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव समझ चुके थे कि पूरे तरीके से कम्युनिस्ट एजेंडे पे चल के इतने बड़े सोवियत यूनियन को सही तरीके से नहीं चला जा सकता। इसलिए क्रुश्चेव स्टालिन के बनाए हुए नियमों में या तो रिफॉर्म करते हैं या फिर उसे पूरी तरीके से बदलना शुरू कर देते हैं, जिसे डी स्टालिनाइजेशन कहा गया। इस डी स्टालिनाइजेशन से चाइनीज लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें सोवियत यूनियन से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी जो अब मिलना बंद हो चुकी थी। 1956 ईस्वी में हंगरी में एक विद्रोह हुआ, जिसे सोवियत यूनियन ने अपने सैन्य बलों का प्रयोग करके इस विद्रोह को कुचल दिया। चीन ने इसकी काफ़ी आलोचना की। यहीं से सोवियत यूनियन और चीन के संबंध वो खराब होने शुरू हो गए। 1959 में माओ जेडोंग ने चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत चीन में कृषि के बजाय उद्योग इंडस्ट्री को बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह पूरी तरह से असफल हुआ। लाखों लोग भूखमरी से मर गए, मजदूरों से जबरन श्रम कराया गया। सोवियत यूनियन ने चीन की इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक पॉलिसी को काफी क्रिटिसाइज किया, काफी आलोचना की। 1960 में सोवियत यूनियन ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी नामक संधि पे हस्ताक्षर किया, जिसके तहत दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने से पहले एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने पे अपनी सहमति व्यक्त की। चीन ने इस संधि की आलोचना करते हुए सोवियत यूनियन की आलोचना करते हुए यह कहा कि सोवियत यूनियन ने अमेरिका के सामने तो सरेंडर ही कर दिया है। 1962 आते आते हालात ऐसे हो गए कि सोवियत यूनियन और चीन ने दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी खत्म कर दिए, यानी कि दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए। पूरी दुनिया इस वक्त हैरान होकर यह देख रही थी कि किस तरह से दो इतने बड़े कम्युनिस्ट देश, सोवियत यूनियन जो एरिया में सबसे बड़ा देश है और चाइना जो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश है, दोनों कम्युनिस्ट देश है, और किस तरह से कुछ ही वर्षों में ये दोनों देश शत्रु बन बैठे हैं। जो कल तक एक दूसरे के सबसे करीबी मित्र हुआ करते थे, आज कुछ ही वर्षों में एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हैं। 1964 में चीन ने भी सफलतापूर्वक न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर लिया, परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, जिसके बाद चीन खुद को सोवियत यूनियन और यूएसए जैसा सुपर पावर कंट्री मानने लगा। सोवियत यूनियन और चीन की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी लगती थी। जब चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया, तब उसने बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर यूं कहे तो सीमा विवाद क्रिएट करना शुरू कर दिया। सोवियत यूनियन और चीन की पूर्वी सीमा का निर्माण यूसुरी नदी करती थी। यूसुरी नदी चीन और सोवियत यूनियन की पूर्वी सीमा पर बहती थी और दोनों देशों के बीच एक बाउंड्री का काम करती थी। यूसुरी नदी में कई छोटे बड़े आइलैंड थे। देखिए, आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि आइलैंड या द्वीप वो सिर्फ सागर में या महासागर में होते हैं। असल में द्वीप या आइलैंड
वो झील में भी हो सकते हैं, नदियों में भी हो सकते हैं। तो यूसिरी नदी में भी कई छोटे बड़े द्वीप थे, आइलैंड थे। इनमें से ज्यादातर द्वीपों पे, आइलैंड पे सोवियत यूनियन का ही अधिकार था। चीन ने इन यूसिरी नदी के इन आइलैंड पे अपना हक जताते हुए सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करना शुरू कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार झड़प हुए, कई बार इन्होंने एक दूसरे पे गोलाबारी की। उसके बाद 1969 आते आते माहौल जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। मार्च महीने में यूसुरु नदी में स्थित एक जेनबाओ आइलैंड पे दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार मुठभेड़ हुए, और यह मुठभेड़ जो है मार्च 1969 से शुरू होकर के अगस्त 69 तक चलता है। अगस्त 1969 तक यह मुठभेड़ चलता है। दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आती है, कई बार उन दोनों के बीच में गोलाबारी भी होती है। इसी मुठभेड़ को साइनो सोवियत बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर कहा गया। ठीक है। इस सीमा युद्ध में लगभग दोनों देशों के 200 से ज्यादा सैनिकों की जान गई। दरअसल यूसुरु नदी में स्थित ये जो आइलैंड या द्वीप थे, ये चीन के लिए कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, कोई स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट आइलैंड नहीं थे। बस चीन जो है अपने आप को सोवियत यूनियन से सुपीरियर साबित करना चाहता था। चीन के लीडर माओ जेडोंग दुनिया के सामने यह साबित करना चाहते थे कि कम्युनिज्म पे सिर्फ सोवियत यूनियन का ही अधिकार नहीं है, चीन भी एक सुपर पावर कम्युनिस्ट देश है। माओ जेडोंग सिर्फ सोवियत यूनियन को सबक सिखाना चाहते थे कि वह चीन को कमजोर न समझे। 1969 में सोवियत यूनियन के नेता अलेक्सी कोसिजिन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बीजिंग आते हैं। दोनों देश सीज फायर का ऐलान करते हैं और यह लड़ाई जो है खत्म हो जाती है। सितंबर 1969 में यह लड़ाई खत्म हो जाती है जब अलेक्सी कोसिजिन बीजिंग आते हैं, सोवियत यूनियन के लीडर। सोवियत यूनियन यूसरी नदी के कुछ आइलैंड को चीन को देने के लिए राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है। इस लड़ाई का एक और परिणाम यह भी निकला कि यूएसए और चीन के संबंधों में सुधार हुए। दरअसल यूएसए जब चीन और सोवियत यूनियन के सैनिक जब आपस में लड़ रहे थे, तो यूएसए दूर बैठा यह देख रहा था कि किस तरह से इतने बड़े दो कम्युनिस्ट देश जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे ही यह लड़ाई खत्म हुई, यूएसए ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1972 में यूएसए के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पहली बार चीन की यात्रा पे गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्थापित किए। तो यह था सोवियत चाइना सीमा विवाद और युद्ध। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।